एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज का केस राधे श्याम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। एक बड़े अनयूजुअल प्रेमाइस को डील करता है। यूजुअली अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट अनपरफॉर्म्ड रह जाए तो वी हैव अ सिविल सेटअप इन प्लेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड व्हाट नॉट, व्हिच कैन एड्रेस सिचुएशंस लाइक दीज। अब इस क्वेश्चन मतलब इस केस में एक अनोखे क्वेश्चन को डील किया गया कि इस तरह का नॉन परफॉर्मेंस जिसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर रॉबस्ट सिविल मशीनरी है, क्या उसको एड्रेस करने के लिए क्रिमिनल मशीनरी का इन्वॉल्व होना भी जरूरी है? क्या किसी की नॉन परफॉर्मेंस के लिए हम उसे क्रिमिनली पनिश कर सकते हैं या उस पर क्रिमिनल एलिगेशंस लगा सकते हैं? ठीक है, तो यही डील करता है ये केस। पढ़ना शुरू करते हैं। राधे श्याम। अब राधे श्याम जो थे वो सुप्रीम कोर्ट तक गए क्योंकि उनके अगेंस्ट जजमेंट आ गया था। एक्चुअल केस उनके अगेंस्ट ही था। जुगल मिस्त्री वॉज काइंड ऑफ अ मिडिल मैन, ब्रोकर, ठीक है, रियल एस्टेट एजेंट जो भी है। तो ये रियल एस्टेट एजेंट जुगल मिस्त्री एक मोहम्मद नसीम नाम के व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजगढ़ में शीतला बाजार कोई जगह होगी, वहां पे एक स्वामी टावर्स करके बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें मल्टीपल अपार्टमेंट्स है, दैट इज फॉर सेल। जो ओनर्स हैं दे आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड दे नीड मनी अर्जेंटली, और इस वजह से वो अपने उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। मोहम्मद नसीम इमीडिएटली इंटरेस्टेड हो गए क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत प्राइम लोकेशन पे थी और बड़ी अच्छी भी थी, और डिस्ट्रेस की वजह से ओनर्स उसे मतलब एक्सपेक्टेड मार्केट रेट से काफी कम प्राइस पे निकाल रहे थे, कंसिडरिंग द साइज एंड लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मोहम्मद नसीम ने कहा कि मैं उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता हूं, तो मेरी मीटिंग करवाओ, ठीक है। अब भाई मिडिलमैन का काम तो यही होता है। उसने ओनर से नसीम जी की एक मीटिंग अरेंज कर दी। सामने मिलने के बाद दोनों में डील स्ट्राइक हो गई एंड दे अग्रीड टू सेल स्वामी टावर्स टू मोहम्मद नसीम। प्रॉपर्टी का जो फाइनल अमाउंट है वो 5 करोड़ 11 लाख तय हुआ। अब ये अमाउंट तय होते ही नसीम जी ने अप फ्रंट 11 लाख कैश उनको इमीडिएटली दे दिया, टोकन मनी, ठीक है। और अग्रीमेंट टू सेल दोनों के बीच में एक शुरू कर दिया गया, ठीक है, फॉर्मुलेट हो गया। अब ओवर द टाइम 34.5 समथिंग वाज पेड इन कैश, देन 65.5 वाज पेड थ्रू बैंक ट्रांसफर्स, और इस तरह से टोटल 1 करोड़ 11 लाख के करीब इन राधे श्याम और बाकी पार्टीज जो थी, सुमित्रा जी, मतलब 3 ओनर्स थे उस प्रॉपर्टी को, राधे श्याम, सुमित्रा, नंदलाल। तो इन ओनर्स के पास लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपीस पहुंच गए एंड दिस वाज एन एडवांस पेमेंट फॉर द इंटायर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि सेल डीड तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक कि वो रजिस्टर नहीं हो जाती। बिफोर रजिस्ट्रेशन द सेल रिमेन्स इनकम्प्लीट, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से पहले तक वो सेलर के ही नाम पर है उसका टाइटल। रजिस्ट्रेशन के बाद वो टाइटल जो है बायर के नाम पर शिफ्ट किया जाएगा, और तब जब तक ये शिफ्ट नहीं आता तब तक प्रॉपर्टी सेलर की ही रहती है, ठीक है। तो सेल कैसे कंक्लूड हुई? तो until and unless the property is registered in the buyer's name, the property or the sale remains incomplete. This is what property law is. This is what TP also entails. और ये general parlance में भी एक logical practice है ना। अब 2 साल हो जाते हैं लेकिन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करवा रहे राधे श्याम एंड बाकी के ओनर्स। मोहम्मद नसीम इस बीच एडवांस पेमेंट मतलब पार्ट पेमेंट्स में कुछ और पैसा दे चुके हैं। 2 इयर्स के बाद वो कहते हैं कि भाई आप प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाइए, और मना कर दिया जाता है उन्हें। मना क्या करते हैं, मोहम्मद नसीम इतना परेशान हो जाते हैं कि वो इमीडिएटली जो है FIR कर देते हैं। राधे श्याम, सुमित्रा और नंदलाल के अगेंस्ट FIR लॉन्च की जाती है, सेक्शन 420 चीटिंग एंड सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। चीटिंग आपको पता होना चाहिए। चीटिंग बेसिकली इज एन ऑफेंस वेयर अ पर्सन डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस अनदर पर्सन टू डिलीवर अ पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी और सम वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन entrusts another person with his property and instead of guarding the property, following the rules of trust, he does something which is not agreed between the parties.
वो उसको मिसअप्रोप्रिएट कर देता है, अपने यूज में ले लेता है, कुछ ऐसा करता है जो कि ट्रस्ट का या फिर उन दोनों के अरेंजमेंट का पार्ट नहीं था, उसके भरोसे को तोड़ के उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान दे देता है। ठीक है, दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मोहम्मद नसीम ने इन 2 सेक्शंस के एलिगेशंस पार्टीज पर या ओनर्स पे लगा दिए, एफआईआर लॉन्च हो गई। अब इस एफआईआर को क्वॉश करने के लिए राधे श्याम एंड अदर्स वेंट टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में पूरा का पूरा जब एग्जामिनेशन हुआ तो हाई कोर्ट ने एक बड़ी ही विचित्र बात कही। हाई कोर्ट ने कहा कि यार देखो, अगर प्रिमा फेसी आयोग की रिपोर्ट को, केस डायरी को और एफआईआर को पढ़ा जाए तो लग तो रहा है कि चीटिंग है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट जो मोहम्मद नसीम की तरफ से आया वो ये था कि ये लोग प्रॉपर्टी को बेचना ही नहीं चाहते थे। जब मैं इनके पास गया प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने के लिए तो इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी के एक पार्ट को ही रजिस्टर करेंगे और पूरी प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के बजाय इन्होंने कहा आप 5th फ्लोर रजिस्टर अपने नाम पे करवा लीजिए। ठीक है, अब दोनों पार्टीज के अगर स्टोरी को समझा जाए तो पेमेंट पूरा नहीं हुआ था। अब जो रिस्पोंडेंट्स थे उनका कहना था कि भाई जितना पैसा आया उस हिसाब से इनको 1st फ्लोर ही रजिस्टर हम करवाने दे सकते थे, पूरी प्रॉपर्टी का पैसा भी नहीं आया तो पूरी प्रॉपर्टी को हम रजिस्टर कैसे करवाते। बात सही है, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये बात कि आप प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं कर रहे हैं एंड द आर्ग्यूमेंट दैट यू डिड नॉट रजिस्टर द प्रॉपर्टी बिकॉज यू डिड नॉट वांट टू and you only pretended to sell the entire property whereas the original intention was not to sell the entire property। ठीक है, मोहम्मद नसीम का कहना था कि इन लोगों ने मुझसे झूठ बोला कि ये मुझे पूरी प्रॉपर्टी बेचेंगे और ये पूरी प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहते थे। दे वांटेड टू कीप फ्लोर्स और दी अदर फ्लोर्स टू देमसेल्व्स, और इनके दिमाग में था कि मुझसे आधा अधूरा पैसा ले लेंगे और एक आध फ्लोर मेरे नाम पे रजिस्टर कर देंगे और वो पैसा जो मैं इन्हें दूंगा उससे ये अपने कर्जे वगैरह, जिस डेट के बर्डन से ये लोग दब गए हैं, जिस डिस्ट्रेस की वजह से ये लोग प्रॉपर्टी बेच रहे थे, उसे ये लोग थोड़े टाइम के लिए या फिर कंप्लीटली खत्म कर देंगे। ये था इनका इंटेंशन। इस डिसऑनेस्ट इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, मुझसे कहा पूरी प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं लेकिन बेचने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए इन्होंने मुझे चीट किया है, मुझे धोखा दिया है। मेरी प्रॉपर्टी जो इनके पास है उसको ये मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हैं। जैसे ही मैंने एडवांस पेमेंट किया, अग्रीमेंट टू सेल हमारे बीच में हुआ, प्रॉपर्टी मेरी हो गई। अब प्रॉपर्टी मेरी है, आपके पास इंटरेस्टेड है, जब तक मैं रजिस्टर नहीं करा लेता तब तक पूरा पोजेशन मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है, अब आप उस प्रॉपर्टी को मुझे देने से इनकार कर रहे हैं, खुद के यूज में ले रहे हैं, जो टेनेंट्स वहां पे रह रहे हैं उनका जो रेंट है आप खुद ही यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली यू आर misappropriating what I am entitled to. You are breaching my trust by not delivering me the property, and you are misappropriating the entire arrangement that was initially held or was between us. ये थे आर्ग्यूमेंट्स जो मोहम्मद नसीम की तरफ से आए। हाई कोर्ट ने इन आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी वो 482 में फाइल की गई थी, CRPC, which is inherent powers of High Court. The application was to quash the FIR. Okay, inherent powers आपको पता ही है, High Court can use its inherent powers to prevent the misuse of legal process and to secure the ends of justice. ठीक है, दिस इज व्हाट 482 स्टैंड्स फॉर। तो अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए या किसी पर्टिकुलर ग्रीवेंस को समझने के लिए या उसकी कोई अप्रोप्रिएट रेमेडी निकालने के लिए, तो हाई कोर्ट एक मैकेनिज्म डिवाइस कर सकता है ऑन द स्पॉट यूजिंग इट्स इनहेरेंट पावर्स टू मेक श्योर कि सबको न्याय मिले। ठीक है, अब लॉ में वो चीज लिखी हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखी है तो हम बना देंगे लेकिन न्याय हम देंगे। ठीक, हाई कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया और ये कह दिया कि प्रिमा फेसी देयर इज अ क्रिमिनल केस, लेट द केस कंटिन्यू। रिस्पोंडेंट्स का कहना था कि दिस इज अ प्योरली सिविल कमर्शियल डिस्प्यूट और FIR की क्रिमिनल प्रोसीडिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। दे आर इंटेंशनली प्रेशराइजिंग अस यूजिंग द पावर्स ऑफ द कोर्ट to register the property in his name.
ठीक है, वी आर नॉट लीगली बाउंड टू रजिस्टर द प्रॉपर्टी, एंड इफ वी आर, लेट द सिविल कोर्ट डिसाइड, है ना, एफआईआर क्यों करवा रहे हैं हम, लेट द सिविल कोर्ट डिसाइड। सिविल डिस्प्यूट भी चल रहा है इन दोनों में, बाय द वे, सिविल कोर्ट भी, सिविल केस भी उसने कर दिया था, एसआरएम में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में भी सूट चल रहा था, एफआईआर भी कर दी, ठीक। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पोंडेंट्स की बात को माना। द रिस्पोंडेंट्स विच वर नाउ appellants, राधे श्याम, जो कि हाई कोर्ट के डिसीजन से अग्रीव थे, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने राधे श्याम और बाकी ओनर्स की बात को मानते हुए ये कहा कि प्रिमा फेसी कोई भी क्रिमिनल केस नहीं बन रहा। For a crime to ensue or for a criminal liability to establish, there are certain elements that need to fulfill. Unless those elements are fulfilled, you cannot say that a criminal liability has, can be imposed on an individual. ये जितने भी crimes हैं, वो certain essentials के साथ आते हैं। जब तक वो essentials पूरे नहीं होते, तब तक आप किसी पर भी criminal charge नहीं लगाएंगे। Section 420 demands the proof of dishonest intention. अगर आप कह रहे हैं कि मेरे घर में चोरी हुई, मेरे घर में चोरी हुई, तो प्रूफ करिए कि आपके घर में चोरी हुई, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कह रहे हैं अरे मेरे साथ धोखा हुआ है, तो प्रूफ करिए कि आपके साथ धोखा हुआ है। अब उस प्रूफ के लिए आपको एविडेंसेस लाने पड़ेंगे, जो कि मोहम्मद नसीम के पास नहीं थे। डिसऑनेस्ट इंटेंशन को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश करने के एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन के पास थे ही नहीं। द फैक्ट दैट द ओरिजिनल मोटिव वाज इन फैक्ट टू डिसीव मोहम्मद नसीम एंड नेवर रजिस्टर द एंटायर प्रॉपर्टी इन हिज नेम वाज नॉट प्रूव्ड। उसको स्टैब्लिश प्रोसिक्यूशन कर ही नहीं पाया, बिल्कुल भी, इनिशियल स्टेजेस में भी नहीं, केस डायरी में भी नहीं, आयु में कहीं कुछ नहीं था जो कि इस इंटेंशन को मैनिफेस्ट करे कि ये लोग शुरू से ही मुझे धोखा देने के इरादे में थे। और जब आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन को प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं, जो कि चीटिंग का प्राइमरी एलिमेंट है, तो आप चीटिंग का चार्ज भी नहीं लगा सकते, बिकॉज द चार्ज कैन नॉट स्टैंड विदाउट इट्स फाउंडेशन। दूसरा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। The essential element is entrustment of property. When was the property entrusted? Like I said कि भाई सेल डीड तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती, सेल तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि प्रॉपर्टी बायर के नाम पे रजिस्टर नहीं हो जाती, ठीक है। जब तक कि रजिस्ट्री नहीं है, सेल इनकम्प्लीट है, वो सेलर की ही है प्रॉपर्टी, क्योंकि टाइटल उसके नाम पे है। जब टाइटल सेलर के पास है और आप एडवांस पेमेंट या फिर पार्ट पेमेंट्स जो भी कर रहे हैं, विच इज पार्ट ऑफ योर अग्रीमेंट टू सेल, agreement to sale basically, or agreement to sell is only an initial part of the final arrangement. उसमें पूरे terms and conditions होते हैं। आप सेल को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, कितना पैसा शुरुआत में, कितना पैसा एंड में, फाइनल पेमेंट कितनी, ये सब कंटेन करता है वो। जब तक कि उसके सारे के सारे ऑब्लिगेशन, टर्म्स, कंडीशंस, क्लॉजेस फुलफिल नहीं होते, तब तक वो अग्रीमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। द क्वेश्चन इज, डिड यू पे द एंटायर अमाउंट विच वॉज 5 crores 11 lakh? इफ यू डिडंट, हाउ आर यू क्लेमिंग द प्रॉपर्टी इन इट्स एंटायरिटी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप जो प्रॉपर्टी का दाम तय हुआ था उसे पूरा ही पे नहीं कर पाए हैं और अग्रीमेंट में इस चीज का कोई मेंशन है या नहीं है, वो केस में क्लियर नहीं है, लेकिन भाई एक जनरल पार्लेंस में, अंटिल यू पे फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी, हाउ विल द प्रॉपर्टी बी रजिस्टर्ड इन योर नेम, है ना। रजिस्ट्री होने के बाद अगर आप मुकर गए कि मैं बाकी पैसा नहीं दूंगा, तो सेलर क्या करेगा? इसीलिए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सेलर इट इज नेसेसरी, और ये यूजुअल रूल ऑफ प्रैक्टिस भी है कि जब तक पूरा पैसा नहीं आता तब तक रजिस्ट्री नहीं करवाता सेलर, ठीक है, नहीं होती। अब यहाँ पे पूरा पैसा नहीं आया है, आप रजिस्ट्री डिमांड कर रहे हैं और रजिस्ट्री ना होने पर आप क्रिमिनल केस भी फाइल कर दे रहे हैं। दिस इज लाइक ट्विस्टिंग द appellant's arm. You are using or abusing the judicial process in order to compel the appellants to do what you demand.
ठीक है, what you have assumed is rightfully yours while you have no ground to support your legitimate claim. ठीक है, अब ये था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट. एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी विच इज अ प्राइमरी एलिमेंट ऑफ सीबीटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वाज नेवर देयर. आपने जो पार्ट पेमेंट्स किए हैं उनसे प्रॉपर्टी आपकी नहीं होती. जब तक कि सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं होती है तब तक प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, तब तक प्रॉपर्टी उसी आदमी की है जो प्रॉपर्टी बेच रहा था, क्योंकि टाइटल उसके नाम पे है. अब जब प्रॉपर्टी आपकी नहीं है तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपने अपनी प्रॉपर्टी एंट्रस्ट कर दी दूसरे को? ठीक है, और जब प्रॉपर्टी उसी की है तो भाई वो उसे कैसे भी यूज करे. सीबीटी कैसे आता है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे इन्वोक हो रहा है? नहीं हो रहा. In order to entrust somebody with your property, you need to have that property. You need to possess that property. Both situations did not meet. Right? तो प्रॉपर्टी आपकी नहीं थी, आपके पास नहीं थी, वो सेलर्स के पास ही थी, सेलर्स की ही थी. तो आपने कोई भी प्रॉपर्टी किसी को भी हैंड ओवर नहीं की, एंट्रस्ट नहीं की. सेक्शन 406 इन्वोक नहीं होता. ना ही 420 इन्वोक हो रहा है, ना ही 406 इन्वोक हो रहा है. किसी के भी प्राइमरी एलिमेंट्स फुलफिल नहीं कर रहे हैं. एफआईआर का तो कोई ग्राउंड है ही नहीं, क्रिमिनल केस बनता ही नहीं है. बिकॉज द allegations or the accusations that you are putting forth on the appellants do not meet the requirements of the criminal law, and since they do not meet the requirements, this FIR is completely baseless. ठीक है, you are abusing the process of court to compel or coerce the appellants into doing something that is not permissible, or that is not really a question that needs to be handled by criminal law. Okay, अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उन लोगों ने रजिस्टर करवाने को क्यों मना कर दिया, क्या प्रॉब्लम आई, अग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, इज समथिंग दैट द सिविल कोर्ट इज गोइंग टू हैंडल. इट इज नॉट समथिंग दैट अ क्रिमिनल कोर्ट नीड्स टू लुक इनटू, and that is why the FIR should be quashed and the case should proceed in its original format, which was civil. और जजमेंट राधे श्याम जी के फेवर में आ जाता. ठीक है, केस अच्छा है, इंटरेस्टिंग है. टीपीए 420, 406, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सब में फिट हो सकता है. अब इसे फिट कैसे करना है ये आपकी कला है. ठीक है, तो जरूर कोशिश करें इसको यूज करने की, ताकि आप इसे याद भी रख सकें. नोट्स पे आ जाते हैं. फैक्ट्स में आपको बता ही चुकी. रिस्पोंडेंट एपेलेंट, अग्रीमेंट टू सेल, रिस्पोंडेंट पेड इन एडवांस ऑफ 1 crore, 11 lakh, अग्री टू पे द रिमेनिंग. पेमेंट हो गया था 1 crore का. फुल पेमेंट 18 months में होना था, लेकिन सेल को एग्जीक्यूट नहीं किया गया. रिस्पोंडेंट ने FIR फाइल कर दी, एपेलेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया कि उसके 1 crore खा गए वो लोग, रजिस्टर नहीं कर रहे. ठीक है, सिविल सूट को इंस्टीट्यूट किया गया, फिर FIR भी कर दी. ये थे इश्यूज. Finally, the judgment, and these are the provisions. Section 420 IPC, cheating and dishonestly inducing delivery of property. Section 406 pertains to criminal breach of trust. 54 transfer of property, which talks about contract for sale. Section 482 CRPC, inherent powers of the High Court. These were the Supreme Court's observations. These are the important case laws on a similar premise. A.M. Mohan versus the state. विनोद कुमार IAS versus the Union of India. Practice questions पे आ जाते हैं. Which section of IPC deals with cheating and dishonestly inducing delivery of property? You know the answer, I just told you. Which section deals with agreement to sell? Again, I just told you. Please write down your answers in the comments. Grants High Court of its inherent powers. Important है, आ जाता है एग्जाम्स में, पता होना चाहिए आपको. 482 is not the not something that you'd be asked, क्योंकि सेक्शन चेंज हो चुका है. तो 482 CRPC is which section in BNSS is something that I want you to find out and write the answers in the comments. Okay. Means के questions explain the conditions under which the High Court can invoke its powers under section 482 to quash an FIR. ठीक है, ये अच्छा question है. Discuss the doctrine of misuse of criminal law with reference to the filing of FIRs in cases involving contractual disputes. अब ये बिल्कुल केस से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन हाँ ये एक इंटरेस्टिंग प्रीमाइस है. क्वेश्चन को प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं लिखने के लिए. जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको केस याद रह जाएगा और उसे किस तरह से कहाँ फिट करना है ये भी आप समझ जाएंगे.
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी ही इसी तरह के बड़े इंटरेस्टिंग केस के साथ। तब तक सब आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय।